इतिहास बताएं कि क्या बताएं? कैसे बनवाई जाती है? कैसे जीएसटी बनवाई जाती है? पहले से एक जान लीजिए। अगर जीएसटी की बात कर लिए हैं, थोड़ा सा बहुत समय शॉर्ट नहीं बताऊंगा, पहले बताया होता तो पहले जीएसटी होता है। टैक्स दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों में अंतर क्या है? उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक होता है इनकम टैक्स, आयकर, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक। और जैसे जीएसटी को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अंतर क्या? इनकम टैक्स हम देते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि इनकम टैक्स अगर हमने अपने इनकम का दिया है तो उसको हम किसी दूसरे से वसूल कर सके। इसका मतलब जो टैक्स को दे रहा है फाइनली टैक्स का भार भी उसी पर आ रहा है। ये क्या हो गया? जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी जमा करता है दुकानदार। एक बार यही इलाहाबाद में बैठा, जीएसटी का नोडल अफसर भी वहां पे था, जीएसटी जो नया लागू हुआ था, तो एक सेमिनार चल रहा था, तो वहां व्यापारी का मैं इतना जीएसटी देता हूं, हम लोग देते हैं, तुम कहां जीएसटी देते हो? जीएसटी तो कंज्यूमर देता है। जैसे एक छोटा उदाहरण, रेस्टोरेंट में आप खाने गए हो कभी? रेस्टोरेंट में चाय पीने खाना खाने गए हो? रेस्टोरेंट में जब आप बिल लेकर के देखो, जब रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट होगा तो 100 रुपए नीचे करने के बाद ऐसे लिखेगा नीचे CGST 2.5, SGST 2.5, या अगर कोई दूसरा उसका IGST का केस होगा तो IGST लिखेगा। तो अब आपसे 105 रुपए ले लिया, 5 रुपए वास्तव में किसने दिया? कंज्यूमर ने, आपने दिया। जमा किसने किया? क्योंकि आपसे वो लिया है, तो लिया तो जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है? दुकानदार है। तो जमा कौन कर रहा है खजाने में? दुकानदार। लेकिन उसका भार किस पे पड़ रहा है? दुकानदार पे नहीं पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है? उपभोक्ता पे पड़ रहा है। इसलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट। और उसकी भी ये चोरी करते हैं, आपसे ले लेंगे और खजाने में नहीं जमा करेंगे, ठीक। तो पहला तो एक चीज जान लीजिए, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, अगर इसको समझेंगे तो जीएसटी बनवाना बनाना आप समझ लेंगे। भाई पैसा तो राज्य सरकार को, ये तो जानते हैं कि केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। पैसा राज्य सरकार को भी चाहिए, पैसा केंद्र सरकार को चाहिए। तो जीएसटी से पहले 2017 से पहले क्या होता था? केंद्र सरकार अपने कुछ टैक्स लगाती थी और राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती थी, ठीक। केंद्र सरकार के टैक्स कौन थे? सेंट्रल एक्साइज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, ठीक है ना। ऐसे ही और क्या होता था? वैट, सेल वैट, तमाम उस तरह के थे। और राज्य सरकार कैसे लगाती थी? राज्य सरकार, जैसे हमारे विभाग का नाम पहले सेल टैक्स हुआ करता था 94 तक, 94 के बाद इसका नाम हुआ ट्रेड टैक्स, फिर 2008 से हो गया कमर्शियल टैक्स, 2017 से जीएसटी हो गया। तो राज्य सरकार अपना जो है सेल टैक्स या ट्रेड टैक्स या कमर्शियल टैक्स इस तरह से करती है। होता क्या था? मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान है, उदाहरण से, और सेंट्रल एक्साइज इस पे जो है 14% का, तो 100 रुपए का सामान हुआ, 14% का सेंट्रल एक्साइज हुआ, इसका मतलब सेंट्रल एक्साइज देने के बाद वो वैल्यू कितने में आ गई? 114। इसके बाद क्या हुआ? अब राज्य भी तो अपना कर्म लगा। मान लीजिए पेन की बात कर लीजिए, पेन भी आ गया, पेन मान लीजिए 5% के आइटम में था। अब ये 5% के आइटम में था, तो अब 114 का 5% निकाल लीजिए। अब 100 का 5 ऐसे हो जाएगा, और 14 का 5% निकालेंगे, 14 5 70, लगभग 70 पैसा होगा। तो 5 रुपए 70 पैसा। इसका मतलब ये उपभोक्ता को कलम कितने में मिलेगी? 114 और प्लस 5.70, 119.70 मिली कि नहीं मिली? वस्तु कितने की थी? कितने मिल रही है? 119.7। कितना टैक्स दे रहे हो? 19.7। ऐसे देखने में क्या लग रहा है? 14 प्लस 5 19% तो है। तो भाई 19% तो 119 ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जो कि इस टैक्स पर भी आप 5% का टैक्स दे रहे हो। टैक्स की क्या हो रही थी? कास्केडिंग। एक टैक्स पर भी बार-बार टैक्स देना। अब इसी में सर्विस टैक्स भी आ जाए। अब इससे क्या होता था कि टैक्स का बोझ बढ़ता जाता। बस एक नियम होता है कि जब टैक्स ज्यादा होगा तो टैक्स की चोरी होगी, ठीक। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि यार 70 पैसा भले टैक्स ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उससे हमको ज्यादा चोरी। अब उसने क्या किया? कारखाना, हम इन सबको हटा देंगे, टैक्स पर टैक्स नहीं लेंगे, हम एक ही टैक्स लेंगे।
और उस टैक्स को उसने नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। क्योंकि उसमें सेंट्रल को भी पैसा चाहिए और स्टेट को भी पैसा चाहिए, इसीलिए उसमें CGST और SGST दोनों आता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। उसने कहा नहीं ठीक है, पेन को भैया 18% के टैक्स में कर देंगे, पेन जैसे आज के डेट में 18% के टैक्स लेंगे। और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये एक्चुअल डाटा है, हाइपोथेटिकल डाटा नहीं है। सेंट्रल एक्साइज 14% था, वैट 5% था पेन पे। आज के डेट में पेन 18% पे है, इससे भी बढ़ा इससे भी बढ़ा, लेकिन फाइनल 18% के बाद उपभोक्ता पे कितने में पड़ रहा है? पहले की तुलना में सस्ता हो गया कि नहीं हो गया? 1.70 रुपये सस्ता हो गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पैसा जरूर घटा, क्यों? अब 18% का है तो इसमें 9% कौन लेगा? स्टेट लेगा, और 9% कौन लेगा? सेंट्रल लेगा। तो पहले स्टेट सेंट्रल को कितना मिलता था? 14 रुपए। इसमें कितना मिलता था? 5 रुपए 70 पैसे। अब तो 9 रुपए हुआ ना, तो एक का पैसा बढ़ेगा और दूसरे का पैसा क्या होगा? इसीलिए अभी आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि राज्यों ने कहा था कि हमारे क्षतिपूर्ति को बढ़ाया जाए। अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, तो यही क्षतिपूर्ति थी। ऐसे क्या हुआ था कि चूंकि टैक्स पर टैक्स मिले रहे थे राज्य, तो राज्यों की इनकम घट गई। अब राज्यों की इनकम घटी तो सेंट्रल ने चूंकि लागू करना था, तो सेंट्रल ने कहा था कि नहीं, हम आपको 5 साल तक जो आपका पैसा घट रहा है उसको हम देंगे। वो अवधि 30 जून 2022 को खत्म हो गई। लेकिन राज्य क्या किया? अभी भी उनको लग रहा है कि हमारे जितना होना चाहिए उतना पहुंचे नहीं पाए, इसलिए मांग कर रहे थे बढ़ाया जाए। और इसलिए अभी देखें जो अभी काउंसिल मीटिंग हुई इसमें तमाम टैक्स बढ़ा दिए गए। तो ये हमारा जीएसटी की आवश्यकता पड़ी। दूसरा जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हर राज्य का अपना नियम था, अपना कानून था। अब पता चला कोई बाहर का एक व्यापारी आ रहा है, उसने दिल्ली में अपना काम शुरू किया, तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में ही पड़ा रहेगा। वो अपने माल को कहां बेचेगा? यूपी में बेचेगा। वो अपने माल को कहां बेचेगा? एमपी में भी बेचेगा। अब दिल्ली के वैट का नियम अलग है, यूपी के वैट का नियम अलग है, एमपी के वैट का नियम अलग है। तो यार जब हर जगह के नियम अलग है तो कितनी जानकारी हो सकता है? हम लोग अधिकारी होकर के ये नहीं पता रहता था कि यूपी में क्या हो रहा है और एमपी में क्या हो रहा है। जैसे यूपी में होता था फॉर्म 38 का यूज होता था, जैसे बाहर के प्रांत से कोई अपना यहाँ माल मंगाना होता था तो अब एक फॉर्म यूज होता था जिसको कहा जाता फॉर्म 38, एमपी में नहीं यूज होता था। अब वो बाहर का आदमी आया, गलती से बिना फॉर्म 38 का माल लेके जा रहा है, उसको पकड़ लिया, टैक्स भरना। तो नियम क्या थे? इतने नियम थे कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए। अब क्या एक जीएसटी है, एक नियम, चाहे वो दिल्ली में यूज करे, चाहे एमपी में यूज करे, चाहे कहीं भी यूज करे, उसको एक नियम की जानकारी रखनी है और वो नियम की वो जानकारी। इसलिए जीएसटी लाया गया कि टैक्स के भार को कम किया जाए, नियमों के अनुपालन को आसान किया जाए। ठीक है। अब जीएसटी का क्या हुआ? जीएसटी में टैक्स स्लैब जो होता है, अब पहले जानो CGST, SGST, IGST और एक होता है सेस। 4 तरह की जीएसटी लगते हैं, अगर आप ध्यान दोगे कहीं पे। CGST, SGST, IGST और सेस। नाम इसका है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है, इंटर स्टेट जीएसटी, और ये सेस का है। सेस का बड़ा लंबा फॉर्म है, कंपनसेशन सेस इसको कहा जाता है। पहले इसको छोड़ दें, ये तीनों एक ही चीज में लगा, अंतर एक बेसिक। अब यार व्यापार कर रहे हैं तो जापानी से मानो बागा में भी आपकी दुकान खुला है, तो ऐसा तो पसंद नहीं है कि हम यूपी के अंदर ही बेचेंगे। अरे बॉर्डर का स्टेट तो एमपी में भी बेच सकता है, पन्ना में भी बेच सकता है। नरेनी में कपड़ों की दुकान खुला होगा तो नरेनी में बेचेगा और उधर पन्ना में भी बेचेगा। तो जब एक ही प्रांत में ही खरीद बिक्री हो गई, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही प्रांत में, तो उस केस में सेंट्रल जीएसटी और SGST, स्टेट जीएसटी, और वो जो टोटल टैक्स रेट होता है उसका आधा आधा लगता है। जैसे रेस्टोरेंट में 5 है, इसलिए सेंट्रल जीएसटी 2.5% लगता है और स्टेट जीएसटी, ठीक है। जैसे आप फ्रिज खरीदने जाते हो, फ्रिज 18% टैक्स में है, तो इसलिए सेंट्रल जीएसटी 9% लगेगा और स्टेट जीएसटी 9%। लेकिन अब खरीदने वाला एक प्रांत का हो, बेचने वाला दूसरे प्रांत का हो। समझे बात? मतलब खरीदने वाला मान लीजिए एमपी का है और बेचने वाला यूपी का है। नरेनी का कोई व्यापारी ने पन्ना में फ्रिज बेचा, फ्रिज तो चली गई। और जब फ्रिज गई तो फ्रिज में जो टैक्स दिया गया वो टैक्स यूपी को नहीं मिलना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए? एमपी को मिलना चाहिए, क्योंकि अंतिम किसने टैक्स दिया? एमपी वाले। ठीक है।
तो जब एमपी वाले ने टैक्स दिया तो मतलब जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में खरीद बिक्री होती है तो वहां पे क्या लगता है, उसका नाम है इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट, एक राज्य से, और वो लगेगा 18%। वो उसमें फिर जब 18% जाएगा ना तो यूपी वाले ने तो खरीदा, यूपी वाले ने बेचा। अब इसको ऐसे थोड़ा एग्जाम्पल से और समझिए, तब इसको ज्यादा समझना। 100 रुपए की फ्रिज है, 18% टैक्स है, फ्रिज कितने में बिकी, 100। बिक्री हो रहा है यूपी से यूपी में, क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, और क्या लगेगा, कितना, 18% का आधा, 9% सीजीएसटी, 9 रुपया, 9 रुपया यूपी की सरकार को मिलेगा और 9 रुपए केंद्र की सरकार को मिलेगा। ठीक, अब आइए दूसरा केस। खरीद बेचने वाला यूपी का है, खरीदने वाला किसका है, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, जो बेचेगा वो कलेक्ट करेगा। किसने खरीदे कलेक्ट किया, 18 रुपए यूपी वाले। अब ये 18 रुपए यूपी वाले ने खरीदा, अब ये जमा यहाँ जब जमा करेगा अपने टैक्स को तो वो आईजीएसटी में जमा करेगा। आईजीएसटी मतलब उसको ले लेगी केंद्र सरकार 18 रुपए। अब केंद्र सरकार जब ये जमा करेगा उसी समय केंद्र सरकार पूछती है कि भाई तूने किसको बेचा, किस वाले राज्य को बेचा, तो भरेगा ना प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी, तो कहाँ बेचेगा। तो अब क्या करेगी कि ये जो केंद्र सरकार 18 रुपए इकट्ठा की है, कहेगी अच्छा एमपी वाले ने तुमसे लिया था तो चलो 18 रुपए को 9 रुपए एमपी वाले को हम दे देंगे, 9 तो मेरा है ही। तो फाइनल 9 रुपए किसके पास पहुंच गया, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मान लो यूपी वाले ने एक एमपी को भी बेचा और एक छत्तीसगढ़ को भी बेचा, कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब फिर मान लो उसने छत्तीसगढ़ को भी 18 रुपए बेचा, तो जब वो अपना टैक्स भरता है, रिटर्न भरता है, तो उसमें दिखाता है प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी 18 रुपया, प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ 18 रुपये। तो इस 18 में 9 रुपये क्या करेगा, छत्तीसगढ़ को बेच देगा और 9 रुपये केंद्र सरकार, ये इसीलिए। और बाकी जीएसटी बनवाने का जो तरीका होता है, पैन होना चाहिए, 40 लाख की सीमा होती है तभी जरूरी है। अगर आपको साल भर में खरीद बिक्री 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी देने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी आप दुकान पर जाइए तो उससे पक्का बिल जरूर लीजिए, नहीं तो वो क्या करेगा, आपसे टैक्स तो ले रहा लेकिन वो सरकार को नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद एहसान में लाता है कि हम व्यापारी इतना बड़ा टैक्स देते हैं, तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसको आगे होता है तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, तो नहीं भी बनाएगा पैसा रखा है, अब वो सब बनवा नहीं रहा है, ठीक है। बनवाने से कहीं दुकानदार